गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार मित्रों। कल हम बीमार क्यों होते हैं चैप्टर 13 क्लास 9th का एक आधा भाग पढ़ चुके थे। उसका आगे का भाग आज की वीडियो में हमें स्टार्ट करते हैं एक बीमारी से, एड्स, AIDS। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। एड्स क्या है, क्यों फैलता है, कैसे फैलता है, कहाँ से फैलता है और क्या इसकी उपचार हैं, क्या इसके लक्षण हैं, इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में कुछ बीमारियां भी हैं और इस चैप्टर में बचाव के उपचार क्या हैं और उपचार किस प्रकार से किया जाता है, ये कुछ बाकी रह रहा है। स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है ये है एड्स का एक विषाणु, एक वायरस है जिसको HIV वायरस बोलते हैं। अब ये वायरस क्या होता है, कैसे होता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला है बेटा, व्हाट इज HIV, व्हाट इज HIV। HIV है क्या, तो इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस है जो हमारी बॉडी की जो फाइट कोशिकाएं होती हैं, जो हमारे प्रतिरक्षी तंत्र होती है, उनके ऊपर अटैक करता है। इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर्स होती है। इसकी संरचना देखिए, ये इसकी संरचना है कि वायरल एनवलप है, ग्लाइकोप्रोटीन्स के स्पाइक्स पाए जाते हैं इसके ऊपर, कैप्सिड है, RNA है इसके अंदर, और ये RNA है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो क्या है एड्स, देखिए इसकी हिंदी और इंग्लिश में जो फुल फॉर्म है ये लिखी हुई है। एड्स की जो फुल फॉर्म है यही एक बड़ी चीज़ है, इसको याद कर लीजिए सबसे पहले। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा का कम हो जाना, बिल्कुल नष्ट हो जाना, एड्स कहलाता है। इसके अंदर ये गलत प्रिंट हो रखा है, इसके अंदर गलत प्रिंट हो रखा है, ये गलत प्रिंट है इसके अंदर, ये यहाँ पर और यहाँ पर भी। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा का कम हो जाना, यानी कि एड्स का वायरस जैसे हमारे शरीर के अंदर जाता है, उसकी जो रोज़ रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है शरीर की, क्योंकि ये जाकर के हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पर ही आक्रमण करता है। यह होता क्यों है, भयानक रोग क्यों है, यह HIV के द्वारा होता है, HIV का इन्फेक्शन होता है। संचरण के कारण क्या है, देखिए संक्रमित व्यक्ति का रक्त स्थानांतरण करने में डिटेल से जानकारी है। यानी एक व्यक्ति है, एक पर्सन है और उसको यह एड्स हो रखा है, यदि उस व्यक्ति का रक्त खून लेकर के दूसरे व्यक्ति के अंदर आप जो स्वस्थ है उसके ऊपर चढ़ाते हैं तो वो स्वस्थ व्यक्ति भी एड्स का शिकार हो जाएगा। यौन संपर्क के द्वारा, यदि एक अस्वस्थ रोगी यानी कि जो जो रोगी व्यक्ति है या रोगी महिला है उसके साथ यदि आप यौन संपर्क करते हैं तो भी आपको एड्स की बीमारी हो जाएगी। एड्स से पीड़ित माँ से शिशु में गर्भावस्था में या स्तनपान द्वारा, यानी कोई भी माँ है जो एड्स से पीड़ित है, जिसको एड्स हो रखा है, और वो यदि अपने बच्चे को जन्म दे रही है या फिर उसको दूध पिला रही है तो उसको एड्स हो जाएगा। संक्रमित इंजेक्शन की सुई का प्रयोग कई व्यक्तियों के लिए करना, यानी कि एक ही सिरिंज है और उसको पहले के ज़माने में क्या करते थे कि ये जो सिरिंज है, सुई है, कम आया करती थी। तो क्या हुआ कि एक इंजेक्शन लगा दिया उस आदमी को, फिर उस सुई को निकाल लिया, फिर उसको गर्म पानी में उबाल लिया, फिर दोबारा से मतलब उसको निर्जमीकृत कर दिया जाता था, एक तरफ से शुद्ध करके जब काम में लिया जाता था। लेकिन यदि एक ही सुई से आपको भी इंजेक्शन लगाया और उसी सुई से आप दूसरी जगह इंजेक्शन लगा रहे हो दूसरे आदमी के, यदि वो पहला वाला आदमी संक्रमित है, उसको HIV है, तो आपको भी HIV हो जाएगा। ऐसे ही एक इसमें लिखा हुआ नहीं है, अपन जहाँ सेविंग बनवाने जाते हैं वहाँ पर कोई भी जो सेविंग बनाने वाला है वो यदि अपने औजारों को साफ ना करे, यदि एक ही ब्लेड से काम करे, एक ब्लेड से ही तो वो हमारे बनाए, उसी ब्लेड से उसके, यदि किसी को कट लग गया, किसी का ब्लड वहाँ पर लग गया, तो संभावना होती है कि ये एड्स फैल जाता है। कई ट्रक ड्राइवर्स जो कॉमर्शियल सेक्स करते हैं उनमें भी ये संभावना हो सकती है। निवारण क्या है इसके, अनजान व्यक्ति से यौन संबंध से बचें, यानी आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं हो, अनजान है, जानकार नहीं है, उससे आपको यौन संबंध से बचना है। संक्रमित रक्त कभी भी नहीं चढ़ाएं, यानी कि जो रुधिर आपको किसी से चढ़ाना है उसकी पहले एक बार जांच कर लें। दाढ़ी बनाने के लिए नए ब्लेड का इस्तेमाल करें। आगे है बेटा, अंग विशिष्ट या ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति, ये होता है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। क्या होता है, रोगाणु विभिन्न माध्यमों से शरीर में प्रवेश करते हैं। किसी ऊतक या अंग के संक्रमण उसके शरीर में प्रवेश के कारण पर निर्भर करता है।
यानी कि कोई भी रोग फैलता है उसका जो रोगाणु है वो हमारे अंग में संक्रमण उसके शरीर के प्रवेश पर निर्भर करता है, उसके शरीर में किस प्रकार प्रवेश कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। देखिए अब, यदि रोगाणु वायु के द्वारा नाक से प्रवेश करता है, यदि रोगाणु जो होता है वो वायु के द्वारा नाक से प्रवेश करता है तो संक्रमण फेफड़ों में होगा। जैसे कि क्षय रोग टीबी में तो आपको खूब पता है आराम से, यदि कोई अपन के छींकता है खांसता है तो उसमें जो कुछ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, जो ड्रॉप आती हैं लिक्विड की जो एयर के अंदर मिल जाती हैं, और वो यदि हमारे शरीर के अंदर जा रही है तो वो नाक से जाएगी एयर के द्वारा, तो नाक से जाएगी तो ये जो इन्फेक्शन है वो लंग्स यानी फेफड़ों में होगा। और फेफड़ों में जैसे टीबी का इन्फेक्शन होता है, मैंने आपको बताया भी क्लास में कि टीबी का इन्फेक्शन जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। यदि रोगाणु मुंह से प्रवेश करता है तो संक्रमण आहार नाल में होगा। बिल्कुल सही बात है, यदि कोई भी बीमारी का जो रोगाणु है जो रोग फैलाता है वो यदि मुंह से प्रवेश करता है तो मुंह से कहाँ जाएगा, आंत में, तो वो उसका इन्फेक्शन कहाँ होगा, आहार नाल में होगा। जैसे खसरे का रोगाणु आहार नाल में और हेपेटाइटिस का रोगाणु लीवर में संक्रमण करता है। यानी कोई खसरे का जो रोगाणु है वो दो आहार नाल में करेगा और लीवर हेपेटाइटिस का जो रोगाणु वो लीवर में संक्रमण इन्फेक्शन करेगा। विषाणु जनन अंगों से प्रवेश करता है, और विषाणु जो होता है वो जनन अंगों से प्रवेश करता है लेकिन पूरे शरीर की लसिका ग्रंथियों में फैल जाता है और शरीर की प्रतिरक्षी संस्थान को हानि पहुंचाता है। विषाणु का यही काम है, विषाणु अपने शरीर में जनन अंगों के द्वारा तो प्रवेश करता है और वो पूरे शरीर की जो लसिका ग्रंथि है वो गांठें बन जाती हैं, सूज जाती हैं, फूल जाती है ना, और हमारा जो प्रतिरक्षी तंत्र है उसको कम कर देता है, चकत्ते बन जाते हैं, अलग अलग बीमारियां उससे फैलती है। इसी तरह मलेरिया का रोगाणु त्वचा के द्वारा प्रवेश करता है, और मलेरिया का जो रोगाणु है वो त्वचा के द्वारा प्रवेश करता है, रक्त की लाल रुधिर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है और जो खून की जो लाल रुधिर कणिका है उनको नष्ट कर देता है। अब कैसे बोलता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा, मादा एनाफिलीज मच्छर यदि काटता है तो वो हमारे अंदर मलेरिया का रोगाणु प्लाज्मोडियम को डाल देता है। इसी प्रकार जापानी मस्तिष्क ज्वर का विषाणु मच्छर के काटने से त्वचा में प्रवेश करता है। इसी प्रकार क्या होता है, जापानी मस्तिष्क ज्वर, ये एक बुखार है जो जापानी मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है। इसका जो मच्छर है वो काटने से हमारे शरीर में प्रवेश करता है और मस्तिष्क को संक्रमित करता है और ब्रेन के अंदर क्या हो जाता है, इन्फेक्शंस हो जाता है। आगे हमको पढ़ने कि उपचार के क्या नियम हैं, हम किस प्रकार से इलाज करवा सकते हैं। तो उपचार, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, यानी हम कौन कौन से मेथड जिनसे हम रोगी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, रोगों के उपचार के उपाय दो प्रकार के हैं, रोग के लक्षणों को कम करने के लिए उपचार, रोगाणु को मारने के लिए उपचार। देखो बेटा, एक इसकी सिंपल सी थ्योरी ये समझो कि यदि आप सीधे सीधे डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपसे पूछा क्या कि भाई क्या हुआ, तो आप उसको उनके लक्षण बताओगे बीमारी के कि सर ये हुआ। यदि बीमारी के लक्षण डॉक्टर को समझ में आ जाते हैं तो डॉक्टर एक कन्फर्मेशन के लिए टेस्ट करवाता है, और उस टेस्ट को अपन का ब्लड का सैंपल हो, थूक का सैंपल हो, यूरिन का सैंपल हो, वो आपसे क्या करेगा, उस सैंपल लेकर के उसकी जांच करवाएगा और जांच में ये कन्फर्म हो जाएगा कि बीमारी कौन सी है। यदि कोई जनरल बीमारी है और उसका कोई रोगाणु यानी जिस वजह से वो बीमारी हो रही है उसका इलाज या फिर उसका ट्रीटमेंट उसके पास अवेलेबल है तो वो डायरेक्ट रोगाणु को मारने के लिए उपचार करेगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो फिर वो जो लक्षण आपने बताए हैं उन लक्षणों को कम करने के आधार पर इलाज करेगा। ऐसा हुआ है कोविड के समय पर। देखो जब भी कोविड आया था, जब कोविड आया तो उसके अलग अलग जो है कैरेक्टर आए, अलग अलग लक्षण आए। अब कुछ लक्षण समझ में आए, कुछ लक्षण समझ में ना आए, ना बीमारी का पता चला ना इसके। क्या हुआ ये कि डॉक्टर ने इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया, यानी जैसे लक्षण आए उसी के आधार पर दवा गोली देना शुरू किया। खांसी हुई तो खांसी की दवा गोली, बुखार हुआ तो बुखार की दवा गोली, जुकाम हुई तो जुकाम की, गला खराब हुआ तो गले की खराब, मतलब एक फिक्स डोज नहीं थी इसकी, फिक्स कोई दवा नहीं थी कि इस प्रकार से इसको एक रोगाणु को खत्म कर दिया जाए, इसके विषाणु को खत्म कर दिया जाए और ये बीमारी सही हो जाएगी, ऐसा नहीं था, है ना। तो इसमें दो प्रकार के, एक तो रोग के लक्षणों के आधार पर, एक रोगाणु को मारने के लिए। तो जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है रोगों के लक्षणों को कम करने के लिए, पहले दवाई रोग के लक्षण दूर और कम करने के लिए दी जाती है। जैसे बुखार है, दर्द है या दस्त है, इसमें पहले लक्षणों को कम किया जाता है। हम आराम करके ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं जो हमारे स्वस्थ होने में सहायक होगी, और हम रेस्ट भी कर सकते हैं जिससे हमें एनर्जी बचेगी, जिससे स्वस्थ होने में सहायक होगी। रोगाणु को मारने के लिए उपचार, अब रोगाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। यदि अपन के शरीर में कोई बीमारी ऐसी हुई है जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो उस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के लिए हमने जो एंटीबायोटिक ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जिसको प्रतिजैविक कहते हैं। भाई जीवाणु बोलते हैं बैक्टीरिया को, तो जीवाणु का इन्फेक्शन यदि हमको हो गया तो प्रतिजैविक देंगे। इसको सेम ऐसे इंग्लिश में बोला जाता है कि यदि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक देंगे, और एंटीबायोटिक से हम उस बैक्टीरिया को मार देंगे। उदाहरण, जीवाणु बैक्टीरिया को मारने के लिए
एंटीबायोटिक या मलेरिया परजीवी को मारने के लिए सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त कुनेन का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये जो सिनकोना वृक्ष की छाल कुनेन की एक गोली आती है, और ये सिनकोना एक पेड़ है, उस पेड़ का नाम रखा गया है, और उस वृक्ष की जो छाल है उससे ये कुनेन की गोली बनाई जाती है जो मलेरिया के उपचार में काम में ली जाती है। काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। एंटीबायोटिक क्या होते हैं, बात आती है कि व्हाट इज़ द एंटीबायोटिक। अब देखिए एंटीबायोटिक क्या होते हैं। एंटीबायोटिक को बेटा हिंदी में बोलते हैं प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक एवं मोल्ड के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, यानी किसी भी फंजाई से ये ले लिए जाते हैं, किसी भी जीवाणु बैक्टीरिया से ये ले लिए जाते हैं और मोल्ड से बनाए जाते हैं, और जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें मार देते हैं। यानी कोई भी जीवाणु का, बैक्टीरिया का अपन के शरीर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो हम एंटीबायोटिक लगा देते हैं, जिससे या तो बीमारी कम हो जाती है या फिर बीमारी मिट जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ये रोकता है और उन्हें मार भी देता है। जैसे पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन बड़ा ही लोकप्रिय और प्रचलित जो है, बड़ा ही जाना पहचाना वो है एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन, बहुत से जीवाणु अपनी सुरक्षा के लिए एक कोशिका भित्ति बना लेते हैं, और बहुत सारे जीवाणु क्या करते हैं, अपनी जो सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए एक कोशिका की भित्ति बना देते हैं, एक लेयर बना लेते हैं। एंटीबायोटिक कोशिका भित्ति की प्रक्रिया को रोक देती हैं। जो एंटीबायोटिक है वो कोशिका भित्ति की प्रक्रिया को रोक देते हैं और जीवाणु मर जाता है। पेनिसिलिन जीवाणु की कई स्पीसीज में कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया को रोक देता है और उन सभी स्पीसीज को मारने के लिए प्रभावकारी होता है। पेनिसिलिन जो जीवाणु की कोई कोशिका भित्ति है उसकी बनाने की जो प्रक्रिया है, कोशिका भित्ति बनने की प्रक्रिया, उसको रोक देता है और फिर क्या करता है, मारने के लिए प्रभावकारी होता है। अब बात आती है निवारण के सिद्धांत, यानी कि निवारण कैसे किया जाए, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, यानी अपन बचने के कौन कौन से सिद्धांत है, कैसे अपन इनसे बच सकते हैं। तो इस निवारण की रोकथाम के लिए दो विधियां अपनाई गई हैं। एक होती है जनरल मेथड, एक होता है स्पेसिफिक, यानी सामान्य विधि, और एक रोग विशिष्ट विधि, यानी एक तो जो सभी रोगों को रोक सकती है और एक वो जो उसको एक स्पेशल रोग होता है उसको रोकती है। जैसे सामान्य विधि, रोग का निवारण करने की सामान्य विधि रोगी से दूरी करना, यानी जो व्यक्ति है जहाँ पर बीमार है उसको अलग से ले जा करके अलग रखना दूसरी जगह पर। वायु से फैलने वाले संक्रमण या रोगों से बचने के लिए हमें भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ना जाएं, जहाँ पर भीड़ है, जहाँ पर ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो सकता है, उस जगह पर ना जाएं। पानी से फैलने वाले रोगों से बचने के लिए पानी को उबाल करके पिएं। इसी प्रकार रोग वाहक सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाले रोगों जैसे मलेरिया से बचने के लिए अपने आवास के आसपास मच्छरों को नहीं पनपने दें। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट, मतलब अपने यहाँ पर प्राथमिक चीज़ें हैं कि हमको साफ़ सफाई रखनी चाहिए, गंदगी में मच्छर नहीं पनपने देने चाहिए, जहाँ पर बीमारी होने की संभावना है वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। दूसरा, रोगों को निवारण के लिए यानी रोगों को रोकने हमें जो रोगी व्यक्ति है उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए या फिर उसको अलग से रख देना चाहिए। आगे आता है रोग विशिष्ट विधियाँ। ऐसी कौन कौन सी विधियाँ जो रोग विशिष्ट हैं, यानी कि एक स्पेशल रोग को रोक सकती हैं। रोगों की रोकथाम का उचित उपाय है प्रतिरक्षीकरण, यानी कि प्रतिरक्षीकरण का मतलब होता है टीकाकरण, अपनी प्रतिरक्षा को मजबूत कर देना। टीकाकरण क्या है, इस विधि में रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल दिए जाते हैं। रोगाणु के प्रवेश करते ही प्रतिरक्षा तंत्र धोखे में आ जाता है और उस रोगाणु से लड़ने वाली विशिष्ट कोशिकाओं का उत्पादन प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार रोगाणु को मारने वाली विशिष्ट कोशिकाएं शरीर में पहले ही निर्मित हो जाती हैं, और जब रोग का रोगाणु वास्तव में शरीर में प्रवेश करता है तो रोगाणु से ये विशिष्ट कोशिकाएं लड़ती हैं और उन्हें मार देती हैं। देखिए क्या होता है, अपन जो वैक्सीनेशन कराते हैं, टीकाकरण कराते हैं, इसमें जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, बिल्कुल व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होती फिर भी टीकाकरण कराना पड़ता है, उसके अंदर मरे हुए मतलब डेड फॉर्म ऑफ वायरस, यानी जो वायरस है उसकी मृत अवस्था को ही इनटेक कर दिया जाता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है, जिससे हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो उससे जान पहचान कर ले और उसके खिलाफ में बहुत सारा एंटीबॉडी बना करके तैयार कर ले। जैसे ही कोई जीवित अवस्था में यदि वायरस अपने शरीर के अंदर आएगा तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उससे लड़ने के लिए मजबूत रहेगा। टिटनस, डिप्थीरिया, पोलियो, चेचक और क्षय रोग टीबी के लिए टीके उपलब्ध हैं। बच्चों को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी में डी का मतलब होता है डिप्टीरिया, पी का मतलब होता है पर्ट्यूसिस का मतलब काली खांसी, और टी का मतलब होता है टेटनस के लिए दिया जाता है। हेपेटाइटिस ए के लिए टीका उपलब्ध है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह दिया जाना चाहिए। रेबीज का विषाणु वायरस कुत्ते, बिल्ली, बंदर तथा खरगोश के काटने से फैलता है। ये आपको मैंने पहले बताया था रेबीज़ के बारे में कि यदि रेबीज़ का वायरस इन्फेक्शन हमको हो गया और रेबीज़ के बाद आपको हाइड्रोफोबिया की बीमारी हो गई, शायद उसका बच पाना मुश्किल है। रेबीज़ का प्रतिरक्षी वैक्सीन मनुष्य तथा पशु के लिए उपलब्ध है। रेबीज़ का जो वैक्सीन है प्रतिरक्षी वो मनुष्य तथा पशु के लिए उपलब्ध है।
आगे आती है बात बीमारियों की, कि बीमारियां कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी बीमारियों किससे होती हैं और उसका वाहक क्या है और क्या होता है उनके अंदर। तो देखिए, मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका वाहक है और कपकपी ज्वर यानी बहुत ज़्यादा ठंड लग करके बुखार चढ़ता है। टाइफाइड जो बीमारी है सॉल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलती है, इसमें लिखा नहीं है, और जो ये बैक्टीरिया का नाम है सॉल्मोनेला टाइफी। और ये जो है कांकरोच तेज बुखार इसके वाहक हैं। तेज बुखार इसका लक्षण है, आंतों में संक्रमण होता है इसके अंदर। एड्स है, एड्स में वायरस होता है HIV से, लसिका ग्रंथियों को प्रभावित करता है, उनमें गांठें बन जाती हैं। डेंगू जो है वायरस से फैलता है, एडिज इजिप्टाई मच्छर का नाम है। डेंगू सिर दर्द और बुखार, वर्म आंत में पेट दर्द करती है। कालाजार प्रोटोजोआ से फैलता है, दिमागी बुखार। कृमि आंत में एस्केरिस पेट दर्द। सार्स जो है वो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, यह बैक्टीरिया के द्वारा ही फैलता है। और स्वाइन फ्लू वायरस है, सुअर प्लस मानव। बर्ड फ्लू पक्षियों में पक्षी बुखार में फैलता है। इबोला भी एक प्रकार का वायरस है। एंड थैंक यू। अब देखिए, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर नंबर 13 हम बीमार क्यों होते हैं, कक्षा 9th का है, NCERT का। ये चैप्टर क्लास में पढ़ा दिया और ऑनलाइन यहाँ पर भी सब कुछ कंप्लीट पढ़ा दिया। अब आपको अगली वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर या फिर कोई अगला टॉपिक, अगले चैप्टर है उसका अगला टॉपिक मिलेगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।